स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बैंकों की जो सिद्धांत हैं बैंकिंग के, उसमें पहला सिद्धांत कि बैंकों के कोषों में तरलता होनी चाहिए। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे और सिद्धांत, उसी में स्वयं परिशोधित सिद्धांत या पूर्वानुमान आय सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ लिक्विडिटी पेपर थ्योरी वर्सेस एंटिसिपेटेड इनकम थ्योरी, या इसे हम वास्तविक बिल सिद्धांत या वास्तविक व्यावसायिक ऋण सिद्धांत भी बोलते हैं, रियल बिल थ्योरी वर्सेस कमर्शियल लोन थ्योरी। ये थ्योरी अलग अलग नामों से आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, लेकिन ये थ्योरी का एक ही है, जो नाम अलग हैं लेकिन थ्योरी एक ही है। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट यही है कि जो कोष हैं उनकी इनकम कितनी है, या इस सिद्धांत के अनुसार, स्वयं परिशोधित पत्र सिद्धांत के अनुसार, तरलता की दृष्टि से बैंक के विनियोग अल्पकालीन होने चाहिए। क्लियर? ठीक है। और बैंक के पास जो जमाएं तथा कोष आते हैं वे अल्पकालीन होते हैं, अतः उन कोषों को अल्पकाल के लिए ही विनियोजित किया जाना चाहिए। बैंक को अपना धन अचल संपत्ति, जिसे हम बोल सकते हैं कि कोई इमारत या अबिक्री साध्य प्रतिभूतियों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन संपत्तियों में तरलता नहीं होती। अतः एक अर्थशास्त्री में हैं, एक टेटन, एम.एल. टेटन, उनका कहना है कि एक सफल बैंकर को विनिमय बिल तथा बंधक के अंतर को समझ लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विनिमय बिल एक अल्पकालीन साख पत्र और प्राय 3 महीने में परिपक्व हो जाता है, अतः यह स्वयं परिशोधित पत्र है। बैंक चाहे तो देय तिथि से पहले ही आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक से बिल का बट्टा करवा सकता है। बट्टा मीन्स कटौती। अतः यह एक ऐसा विनियोग है जिसमें पर्याप्त तरलता है, परंतु बंधक अतरल संपत्ति में है जिसे शीघ्र से नगद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता या नहीं कराया जा सकता। बैंक को अपने कोष सरकारी या प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों तथा अन्य सरकारी या प्रथम श्रेणी के जो कोष होते हैं, तथा प्रथम श्रेणी के कोष वो होते हैं जो रिजर्व बैंक जिन्हें लिक्विड कर सकता है, तथा अन्य अल्पकालीन विनियोगों में लगाना चाहिए, क्योंकि बैंक के ऋण केवल कार्यशील पूंजी की पूर्ति के लिए हैं, न कि स्वयं अचल पूंजी बनने के लिए। एक फ्लो रहना चाहिए बैंक के कोषों में, जो भी पैसा है बैंक के पास उसमें एक फ्लो, एक क्या बोलना चाहिए, निरंतरता रहनी चाहिए। ये दृष्टिकोण परंपरावादी बैंकरों का है और इसे स्वयं परिशोधित पत्र सिद्धांत कहते हैं। परंतु कुछ आधुनिक बैंकरों ने इस परंपरावादी सिद्धांत की सत्यता को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि स्वयं परिशोधित पत्र के अंतर्गत हुआ सौदा स्वयं ऋण की तरलता की गारंटी नहीं है, विशेषकर उस समय जब वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक गिर रही हों। उनके अनुसार कार्यशील पूंजी की पूर्ति के लिए ऋण बैंक तरलता का सुरक्षित तथा विश्वसनीय उपाय नहीं है। इस कथन की भी कि स्वयं परिशोधित वास्तविक ऋण मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करता है, चुनौती दी जाती है। नेचुरली इकोनॉमिक्स में 2 तरह के अर्थशास्त्री हुए हैं, परंपरावादी और आधुनिक विचारधारा। और समय के अनुसार
इनके विचारों में निरंतर रूप से परिवर्तन आता है, ये लोगों की सोच बदलती है। तो उनके अनुसार स्वयं परिशोधित पत्र सिद्धांत अब पुरानी एक प्रथा है या पुराना हो गया है। इसके स्थान पर बैंक तरलता के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसे तरलता का पूर्वानुमानित आय सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का जन्म अमेरिका में हुआ। वहाँ व्यापारिक बैंकों ने उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देना प्रारंभ किया। ये अवधि ऋण इस विशिष्ट शर्त पर दिए जाते हैं कि ऋणी अपने वित्तीय तथा अन्य मामलों का संचालन इस प्रकार करेगा जैसा कि उसके तथा बैंक के बीच तय पाया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती हैं और जो नियम होते हैं जो उनके अनुसार वो करता है। यह दिए जाने वाले ऋण का परिशोधन पूर्वानुमानित आय के द्वारा होता है। उसमें ये देख लेते हैं कि जिस भी उद्योग के लिए ऋण दिया जा रहा है उससे अनुमानित रूप में आय कितनी होगी। इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि भावी अर्जन क्षमता, जो इनकम है मतलब अर्जन क्षमता, विभिन्न कारकों के ऊपर निर्भर करती है जिनके अनुमान गलत भी हो सकते हैं। इस कारण इंग्लैंड में बैंकर अब भी स्वयं परिशोधित पत्र सिद्धांत को अधिक उपयुक्त तथा व्यावहारिक मानते हैं। अब सेकेंड पॉइंट आता है, ये तो थी तरलता, कोषों की तरलता, फर्स्ट पॉइंट जो हमने सिद्धांत में पढ़ा था बैंकिंग के सिद्धांत में। अब आता है लाभदायकता। चूंकि बैंक का उद्देश्य अपने निवेश द्वारा लाभ कमाना होता है, इसलिए बैंकों को अपने धन का इस प्रकार निवेश करना चाहिए कि उसे नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होता रहे। अब एक बात आती है, इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राय तरलता और लाभदायकता दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अतः बैंक के समक्ष तरलता तथा लाभदायकता के परस्पर विरोधी तत्वों में संतुलन स्थापित करने की एक जटिल समस्या पैदा हो जाती है। नगद जमा पूर्णतया तरल साधन है, परंतु इनसे कोई आय नहीं होती। दूसरी ओर दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम अधिक लाभदायक होते हैं, परंतु तरल नहीं होते। सफलता के लिए बैंक को दोनों तत्वों पर समान रूप से ध्यान रखना चाहिए। लाभदायकता की दृष्टि से ऋण तथा अग्रिम और उत्तम कोटि की प्रतिभूतियां अच्छे विनियोग माने जा सकते हैं, क्योंकि इन पर ब्याज अधिक मिलता है और साथ ही साख का निर्माण भी होता रहता है। किंतु ऋण तथा अग्रिम अल्पकालीन होने चाहिए, क्योंकि इनकी वापसी जो है वो ऋणी की इच्छा पर निर्भर करती है। यदि ऋण आदि देने के बाद भी बैंक के पास विनियोग के लिए उपलब्ध कोष शेष रह जाते हैं तो उन्हें उत्तम कोटि की प्रतिभूतियों में लगाना चाहिए। ऋणों को अधिक मांग होने पर प्रतिभूतियों की संख्या कम होने लगती है, क्योंकि इन्हें बेचकर बैंक ऋण के लिए साधन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत ऋणों की मांग कम होने पर शेष साधनों को प्रतिभूतियां खरीदने में लगा दिया जाता है। इसलिए प्रतिभूतियों को बैंकों को एक गैप फिलर के रूप में माना जाता है। लेकिन ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अधिक लालच में बैंक निवेश की सुरक्षा के सिद्धांत की उपेक्षा न करें। लेकिन कई बार कुछ बाहरी दबाव, राजनीतिक दबाव या किसी और कारणवश बैंक जो लोन देते हैं आजकल उनमें एनपीए, अधिक एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो समस्या आ रही है उसका यही कारण है कि बैंक या तो ज़्यादा लाभदायकता की ओर ध्यान देते हुए लोन दे देते हैं जो लोग चुका नहीं पाते और बैंकों के ऊपर ये समस्या आ जाती है कि उनके परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत
ज़्यादा हैं, नेट परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इस स्थिति में कई बार बैंक फेल भी हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन करेंगे अगली क्लास में जो उसका व्यापारिक बैंकों का सिद्धांत है वो। ठीक है।